तो हम जब बात कर रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करने की आईओटी सिस्टम में, तो पार्किंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। व्हीकल को जो व्हीकल के अंदर हम सेंसर यूज कर रहे हैं वो उससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके पाथ में किस जगह पर कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। कल एक एग्जांपल लिया था कि हमने जो सैनिटाइजर मशीन है या डिस्पेंसर मशीन है उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है कि मतलब ये हमारे पास दो ऑप्शन थे कि इधर वी आर यूजिंग द आईआर सेंसर एज वेल एज अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो मोर इफेक्टिव है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर लेते हुए हम इस चीज को या डिस्पेंसर मशीन को डिजाइन करें। जैसे उसके पास लेके जाएंगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट आया और वहां से फिर हम सैनिटाइजर को यूज कर सकते हो। तो दिस इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी कैन अप्लाई द अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक का फंक्शन क्या है। कल हमने बात की थी कि अगर हम साउंड सिग्नल से ऊपर जो हम सुन सकते हैं, मतलब साउंड सिग्नल तो है ही, लेकिन जो जो हम लोगों की हियरिंग सिस्टम है, जो हम ऑडियो साउंड या साउंड सिग्नल या ऑडियो फ्रिक्वेंसी हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। अगर उससे ऊपर की वेव को या साउंड वेव को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है या जो साउंड सिग्नल है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली वी कैन से दैट द अबाउट audio frequency is utilized for the transmission and receiving of the or sound signal through the ultrasonic sensor। यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की जब बात की जाएगी तो जो वेव हम यूज कर रहे हैं या साउंड वेव हम यूज कर रहे हैं, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की रहेगी। जनरली 40 किलो हर्ट्ज के अराउंड हम ऑडियो सिक्वेंसी को या साउंड सिग्नल्स को हम यूज कर सकते हैं। इंटरसेप्ट द वेव रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल, जो जो फिनोमेना है, ये जो वर्किंग प्रोफाइल है किसी भी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर दो ट्रांसड्यूसर होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ये दो ट्रांसड्यूसर है। यहाँ पे एक बार देख रहे होंगे तो यहाँ टी लिखा हुआ और एक लिखा हुआ आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये टी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये यूज किया जा रहा है एज ए ट्रांसमीटर, और यहाँ हम रिसीवर यूज कर रहे हैं जो इको को रिसीव कर रहा है। तो इस ट्रांसड्यूसर का, क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की, तो वो कोई भी इलेक्ट्रिकल यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल या एक फील्ड की या एक एरिया से जो क्वांटिटी जो हमारे को सिग्नल मिल रहा है उसको दूसरी क्वांटिटी या दूसरे पार्ट्स के अंदर वो कन्वर्ट करके दे रहा है। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज ए इनपुट लिया है और वो उसको साउंड सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रांसमीटर है वो एक ट्रांसड्यूसर के थ्रू वर्क कर रहा है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हम फीड कर रहे हैं उसको वो वेव या साउंड वेव के रूप में कन्वर्ट करके भेज रहा है। अब दूसरा जो ये है, ये भी एक ट्रांसड्यूसर है जो क्या कर रहा है कि जो साउंड सिग्नल है यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिसीव कर रहा है और उसको अगेन वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वी कैन से दैट द बोथ आर द ट्रांसड्यूसर, वन विच यूज एज एन अ ट्रांसमीटर, अनदर विच विल बी यूज फॉर द रिसीविंग पर्पज ऑफ द इको सिग्नल। अब यहाँ पे जो ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं उसको टिगरिंग, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स या 4 पिन दे रखे हैं इस मॉड्यूल की जब भी बात की जाती है तो हमको जो भी नेसेसिटी कंपोनेंट चाहिए वो सभी के सभी उसी के साथ अटैच है, एसोसिएट है, उसके साथ इंटरफेस है। तो हेयर वी आर यूजिंग द फोर पिंस फॉर द अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल, वन विच इज द वीसीसी एंड अनदर इज ग्राउंड। तो ये तो पावर सप्लाई से रिलेवेंट हो गए। जो हमारे पास टिगरिंग और इको है, ये दो पिन इंपॉर्टेंट पिंस है। टिगरिंग का मतलब है मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये काम करना है और अभी स्टार्ट करना है, तो मैंने आपको टिगर किया है, आपको कमांड दी है, आपको इनिशियलाइज किया है और आपने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेजिंग कर देता हूँ कि आई विल टेक द क्लास ऑन 10 o'clock, तो मैंने आपको टिगर किया है, इन्फॉर्म किया है, कमांड दी है। तो यहाँ भी टिगरिंग का या टिगरिंग जो प्रोसेस है एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हमने हमारे सिस्टम को एक्टिवेट किया है। और किसको एक्टिवेट किया है? ट्रांसमीटर, जो हम ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं या उस ट्रांसड्यूसर को एक्टिवेट मोड पे लाए जिससे कि वो साउंड सिग्नल को जनरेट करे या ट्रांसमिट कर पाए। अब क्या हो रहा है कि जैसे ट्रांसमिट कर दिया तो एक कोई भी हमने मान लिया कि कोई ऑब्स्टेकल है और उससे वो जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया वो उससे कोलाइड होगा, उससे जब वो टकराएगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इको आएगी या जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो वापस
इको जो पिन है उसके थ्रू, या रिसीविंग पिन है उसके थ्रू, या रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है उसके थ्रू रिसीव की जाएगी और उसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। आप लोगों से क्वेश्चंस ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अल्ट्रासोनिक, बट आपको मालूम होना चाहिए। आपसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो कोडिंग से रिलेटेड है, कि यू हैव टू मेक द कोड व्हेन यू वांट टू इंटरफेस अल्ट्रासोनिक सेंसर विद द रास्पबेरी पाई और विद द आर्डिनो। तो आप उसके लिए किस तरह से उसकी कोडिंग करेंगे, उसका स्केच कैसे बनाएंगे, मतलब उसके लिए प्रोग्राम कैसे करेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया वेयर यू विल मेक द सम प्रोग्राम रिलेटेड टू अल्ट्रासोनिक सेंसर। बट वी हैव टू इनिशियल इंफॉर्मेशन कि जब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग किस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद भैया वापस एक्सप्लेन करना इसको। इसी को ही, ये सब ट्रेनिंग में आता है, ट्रेनिंग में क्या करते हैं अपन? देखिए यहाँ अभी आप देख रहे होंगे कि 2.2 हमने ट्रांसड्यूसर यूज किए। एक पे लिखा हुआ आप दिख भी रहा होगा टी, और एक पे लिखा है आर, ठीक है। टी का मतलब है कि यहाँ से ये जो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, या ये जो हम ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं, वो ट्रांसमिट करने के लिए काम में आ रहा है। और ट्रांसड्यूसर में मैंने बताया था कि जो एक पर्टिकुलर एरिया की क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कोई डिवाइस यूज करिए कन्वर्जन के लिए, तो उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि वी आर गिविंग द सम इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या वी कैन से दैट द साउंड सिग्नल। तो दिस इज द रोल ऑफ ट्रांसमीटर। एंड जैसे ये सिग्नल को मैंने भेजा, और सपोज कीजिए कि कोई ऑब्स्टेकल आएगा या वॉल आ गई, उस वॉल से वो टकराएगा, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होगा वो वेव, और वापस वो रिसीवर के थ्रू रिसीव कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने अभी वापस में से क्वेश्चन पुटअप किया कि व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिगरिंग एंड इको, तो जब ट्रिगरिंग की बात की जाती है तो इसका मतलब है इनिशियलाइज किया गया है मॉड्यूल को तैयार किया गया है कि भाई अब आपको ट्रांसमिट करना है एक ऑडियो सिग्नल, एक साउंड सिग्नल। तो ट्रिगरिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन ट्रांसमिट, या we can give the input to the our module, or we can say that we are giving the some input to the our transmitter, और वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे वो ट्रांसमिट किया गया सराउंडिंग में, उसको लगा कि कोई ऑब्स्टेकल आ गया, वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा सिग्नल, और वो वापस रिसीविंग पर आएगा, या रिसीवर मॉड्यूल पे आएगा, या ट्रांसड्यूसर पे आएगा। उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा इको। और इको का मतलब है कि अब मेरे को यहाँ पर जो सिग्नल मिला है उसको मेरे को रिसीव करना है, और उसको अगेन उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर उसको एक इसके अंदर तो एम्पलीफाई आईसी भी रहती है। तो अब आप देखेंगे तो इसको इसका बैक पोर्शन देखेंगे तो इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो हमारे पास आईसी है, जो एम्पलीफाई आईसी है, जो इको से कनेक्टेड है, क्योंकि जो सिग्नल रिसीव किया गया है वो हो सकता है वो वीक सिग्नल हो। तो वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दिस सिग्नल, और दिस इको सिग्नल, और दिस रिसीविंग सिग्नल, और रिफ्लेक्टेड सिग्नल। तो उसके लिए जो आईसी हम यूज करेंगे वो हमारे पास LM386 है, जो हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सिग्नल को या सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज है जो हम या ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल थिंग है जो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर में यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या ये? यस सर। अब बात आती है, ये स्पेसिफिकेशन भी हमने कल डिस्कस की थी कि देयर ऑपरेटिंग वोल्टेज जो 5 वोल्ट है, जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो 40 किलोहर्ट्ज है, जो ट्रिगरिंग हेलो इनपुट। हेलो सर। हाँ सर क्या रेडार में भी यही सेंसर यूज हाँ, होता यही है? यही यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है। क्वालिटी और एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा अलग कुछ चीजें, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम यही है कि किस तरह से वहां पे भी वही सिग्नल भेजा जाएगा, उसको रिसीव किया जाएगा। रडार टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर बेस्ड है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर को डिजाइन किया गया है वो रडार के कॉन्सेप्ट पे ही डिजाइन किया गया है। तो वहां पे भी यही होगा कि सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, उसको रिसीव किया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है, और फिर उसको उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। So this is all about the specification of the ultrasonic sensor। कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। उसके बाद एक सिंपल सा आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे कि वी आर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो लेफ्ट साइड का जो सेंडर और रिसीवर है दैट इज द मॉड्यूल ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर, एंड वी आर सेंडिंग दिस सिग्नल। और जो आप रेड कलर की जो वेव्स देख रहे हैं साउंड सिग्नल, और थोड़ा सा और इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो साउंड सिग्नल है वो उसके अंदर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन रहता है, यानी कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और
जो साउंड सिग्नल है, शायद आप लोगों को फिजिक्स के अंदर 12th के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि जो साउंड सिग्नल है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो फिनोमेना है जो हम लोगों को चीज सुनाई देती है वो रियरफेक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में आती है। जैसे जैसे रियरफेक्शन होता है उसके बाद कंप्रेशन होगा और ये चीजें या जो आवाज आई है वो हमारे ईयर डम पे जाती है, फिर नर्वस सिस्टम पे जाता है और फिर हमको लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है। अगर वो रिदम के अकॉर्डिंग आता है तो हमको लगता है कि उसकी बात हमको समझ में आती है। अगर वो हम रिदम से नहीं आता तो हमको लगता है कि वो चिल्ला मतलब नॉइस आ रही है हमको और हमको उसकी बात को समझ में नहीं आ रहा, या हमको कोई लैंग्वेज समझ में आ रही है तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्सन है जिसका साउंड आ रहा है हमारे ईयर ड्रम पे वो क्या बोल रहा है। तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कि मेरे को केवल इतना सा आपको समझाना है कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो सेंडर और रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है। एंड जो जो रेड कलर जो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास वेव है, साउंड वेव, जो कि ऑब्जेक्ट की साइड जा रही है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वो सराउंडिंग में प्रोपागेट कर रही है। जो प्रोपागेट का फिनोमेना है वो मैंने अभी बात ही कर ली है कि रियरफेक्शन और कंप्रेशन की बात की जाती है। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन ट्रांसमिट द साउंड सिग्नल। और साउंड सिग्नल को हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि पार्टिकल्स की जरूरत है या नहीं है साउंड सिग्नल के लिए। साउंड सिग्नल के लिए पार्टिकल्स की जरूरत है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट है या सनलाइट की बात कर सकते हैं, वहां पर हमको कोई मीडियम की जरूरत नहीं हो सकती। हो सकता अभी भी इस पे इतना सारा रिसर्च चल ही रहा है कि कितने ब्लैक होल्स आते हैं। जहाँ पे हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई पार्टिकल नहीं है, और सन और अर्थ के बीच में तो हो सकता है कितने ही ब्लैक होल हो। या हमने इसके ऊपर स्टडी भी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसके अंदर वो वैक्यूम में भी ट्रेवल हो सकती है, जबकि साउंड सिग्नल वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकता। तो यहाँ हमने साउंड सिग्नल को भेजा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट हुआ, जो ग्रीन लाइन, ग्रीन रेज या ग्रीन वेव के रूप में आया, या ग्रीन पैटर्न देख रहे हैं और या रेडिएशन देख रहे हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है। तो दिस इज द सिंपल अबाउट कि किस तरह से ओरिजिनल वेव को पास ऑन किया है। जो बॉटम साइड में आप देख रहे होंगे वो ओरिजिनल वेव है, जो अपर मोस्ट देख रहे होंगे वो रिफ्लेक्टेड वेव है। अब इसको रिसीव कर लिया है। अब क्वेश्चन जो कल के एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमको अभी भी समझ में नहीं आया कि जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। तो जो कैलकुलेशन जो की जाती है, सिंपल सा हमको फार्मूला पता है कि टाइम को या कि डिस्टेंस को या किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम और डिस्टेंस और स्पीड के अंदर या वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला है, आप लोगों को मालूम? कोई बताएगा? अमन? सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी के थ्रू हम यह स्पीड या वेलोसिटी जिसको हम ले लें, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे। अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर साउंड सिग्नल है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसकी मेजर की है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो 340 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है या स्पीड आ गई है। इसको हम टाइम के साथ कैलकुलेट कर देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर हो गई है क्या बात आप लोगों को? अभी आपने बता ही दिया है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस तो इट शुड बी द टाइम विल बी मल्टीप्लाई विद द स्पीड ऑफ द वेव। और जो वेव हम यूज कर रहे हैं वो साउंड वेव यूज कर रहे हैं, और साउंड वेव को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस जिसमें ये जो टाइम है वो, या जिसको मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि जो ड्यूरेशन है वो डबल है। डबल कैसे? कि मैंने यहाँ से सिग्नल भेजा, पहले मतलब सेंडर से ट्रांसमिट किया है सिग्नल, और वो ऑब्जेक्ट के पास गया है। ठीक है, वो टाइम कैलकुलेट कर दिया मैंने, और उस ड्यूरेशन को या उस टाइम को फिर कैलकुलेट करने के बाद फिर वो सिग्नल हमारा वापस कहाँ आया है, रिसीवर पे है। जो टाइम है हमारे पास वो, उसको अगर एग्जैक्ट निकाला जाऊंगा तो वो क्या होना चाहिए, T/2 होना चाहिए। यस और नो? मैं दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मेरे को देखिए हमने क्या किया है, पहले सिग्नल को ट्रांसमिट किया, सिग्नल को सेंडर के थ्रू ट्रांसमिट किया, जो ओरिजिनल वेव है वो ऑब्जेक्ट के पास गई। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद वापस वो कहां पर आई है, रिसीवर पे आई है, यानी कि जो ड्यूरेशन रहा वो डबल हो गया। तो हमको इसको एग्जैक्ट निकालना होगा, तो इसको क्या करना होगा,
2 से Divide by 2. डिवाइड कर को देंगे। करना का। तो यहाँ पे सिंपली वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय मल्टीप्लाइंग द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द साउंड सिग्नल विद दैट t/2। जो t है, जो भी आपने टाइम कैलकुलेट किया था, जो टाइम निकाला है, उसको आप t/2 कर देंगे और उसको वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू कैन कैलकुलेट द Distance. डिस्टेंस। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं या साउंड सिग्नल। जब हम अल्ट्रासोनिक की बात कर रहे हैं तो हम साउंड सिग्नल को यूज कर रहे हैं, और जब आप इसको चेक आउट करेंगे या इसको फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड सिग्नल, तो नियर अबाउट ये 344, या एक आइडियल कंडीशन में हम बात करें तो 340 मीटर पर सेकंड के पास आएगी, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाय द अल्ट्रासोनिक साइकिल। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन यू ट्रांसमिट द सिग्नल थ्रू द अल्ट्रासोनिक सेंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अब तो। किसी को सर इसकी स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड। ये साउंड सिग्नल का है हमारे पास कि अगर तो हम 3 × 10⁸ होगी ना फिर? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तो इसके लिए फिर क्या लेंगे अपन? 340 लेंगे इसके लिए। 340। हाँ, 340 मीटर पर सेकंड। यस, ओके सर। हाँ, मैं लेक्चर की क्लास के बाद। ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, या जब आप कोडिंग करेंगे तो यू हैव टू नो अबाउट हाउ द फार्मर यू विल यूज whenever you want to calculate the distance of the object which is nearby to your ultrasonic sensor. So आगे चलें अब इसके लिए। हेलो, यस यस सर। ये हमारे पास ये एक सिंपल सा एक डायग्राम कल भी हमने डिस्कस किया था। एक ट्रांसमीटर है जो साउंड को रेडिएट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरा हमारे पास इको सिग्नल है। रेडिएशन का मतलब तो समझ में आता है ना? रेडिएशन इज का मतलब है कि जो सिग्नल है उसको किस तरह से आप ट्रांसमिट कर रहे हो, उसको किस तरह से आप सराउंडिंग एरिया में प्रोपागेट करवा रहे हो, दैट इज द कॉल्ड द रेडिएशन। यहाँ पे अभी मोबाइल रेडिएशन की बात करें, यानी मोबाइल सिग्नल आप अपने मोबाइल पे कैसे रिसीव कर रहे हो, तो ये रेडिएशन का पार्ट है। और वेन एवर आई एम यूजिंग द टर्म ऑफ रेडिएशन आई यूज ए एंटीना एलिमेंट, कि एक एंटीना में यूज करूंगा और उसका फंक्शन ही यही होगा कि वो सिग्नल को रेडिएट कर रहा है सराउंडिंग में। अब जो रेडिएशन होगा वो ओमनी डायरेक्शनल रखा जाता है। आइडियली ये रखा जाता है कि वो ओमनी डायरेक्शनल हो, यानी कि हर डायरेक्शन में वो चीजें सही तरीके से रेडिएट करे। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि टाइम फिर कल का ही रिवाइज हो रहा है, अभी तक तो हमने नया कोई टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया है। सो दिस इज द 4 पिन विच वी आर यूजिंग इन द अल्ट्रासोनिक सेंसर, एंड दिस इज द वे इन विच वी आर इंटरफेसिंग अवर अल्ट्रासोनिक सेंसर विथ अवर आर्डिनो। और इस आर्डिनो को हम यूज करते हुए हम एक प्रोग्रामिंग करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास आता है तो वो उसके अंदर एक अलार्म सिस्टम आ जाए, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए, या हमको एक डिस्प्ले पे पता चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस या कौन सा ऑब्जेक्ट कितने दूर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम आगे। कल हम इस पे बात कर रहे थे कि जो आर्डिनो है वो हमारे पास एक डेवलपमेंट बोर्ड है, और डेवलपमेंट बोर्ड का मतलब है कि जो भी नेसेसिटी कंपोनेंट चाहिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड, वो सारे के सारे कंपोनेंट उस डेवलपमेंट बोर्ड पर एग्जिट करते हैं, उसके ऊपर फैब्रिकेट कर रखे हैं और उसके थ्रू हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारे पास जो पॉइंट है जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई देते हैं, तो 9 वोल्ट तक की पावर सप्लाई कैन वी गिव द आवर आर्डिनो यूनो। यहाँ से हम जो ये पॉइंट है या ये जो पोर्ट है दैट विल बी यूज फॉर टू कनेक्ट आवर सिस्टम विद द आर्डिनो, कि जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है उस प्रोग्राम को किस तरीके से हम इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस पोर्ट। ये हमारे पास क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? हेलो सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो दिस इज द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल या कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने क्लॉक फ्रिक्वेंसी ये जनरेट कर रहा है। क्लॉक फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी अभी जब प्रोसेसर या सिस्टम खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी या क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या है, और क्लॉक फ्रिक्वेंसी ये बताती है कि ये कितनी देर के अंदर किसी टास्क को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि जो प्रोसेसर की वर्किंग है वो फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब
कितना टाइम लेगा, तो हमें ऐसे नहीं बोलते, हम भी बताते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, क्योंकि टाइम और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन है कि टी इक्वल्स टू 1/f। तो अगर आपने जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, इसका मतलब है टाइम उतना ही क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया कम। है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम जितना अभी जैसे हम 3.4 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं करंट सिनेरियो के अंदर, जो 4th जनरेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, या हम i7 i3 की इनकी बात करते हैं, तो इनके अंदर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया है, और फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली जो टास्क हम परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे हमारे प्रोसेसर के साथ, वो मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट होगी। तो और साथ के साथ हमको ये भी पता चल जाएगा कि जो इसका वर्किंग यानी कि ये टास्क इतनी जल्दी कर सकता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको अप्लाई करूंगा किसी टास्क को या किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने में। तो ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पे काम करता है। और आप लोगों को शायद पता भी होगा कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज किया जा रहा है। जो फिनोमिना इसके अंदर रखा जाता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखा जाता है। बहुत जगह आप सुनेंगे इनका नाम कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिजिक्स का पार्ट है। और इस रूल से या इस प्रिंसिपल से हमको ये पता चलता है कि अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को एक्सटर्नली फोर्स दिया जाएगा या मैकेनिकल फोर्स दिया जाएगा, तो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेंगे। और इफ आई एम गिविंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज एन इनपुट फॉर्म, तो वहां से मेरे को मैकेनिकल वाइब्रेशन मिलेगी या फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो यहाँ अगर हम यहाँ जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज किया जाता है, या हम जितने भी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करते हैं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर या प्रोसेसर के साथ जो एसोसिएट रहता है, उसके अंदर सभी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर रहते हैं। और साथ के साथ उनके अंदर जो मैकेनिज्म रखा जाता है वो इस तरह से रखा जाता है कि इनपुट में दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो आउटपुट में आएगा वो मैकेनिकल वाइब्रेशन आएगा। तो उन वाइब्रेशंस को काउंट किया जाता है। उन सिग्नल्स को काउंट करते हुए या उनकी फ्रिक्वेंसी को काउंट करते हुए हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी टास्क दी है वो कितने अमाउंट में या कितने टाइम ऑफ अमाउंट के अंदर वो एग्जीक्यूट होगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल या कंपोनेंट विच इज वेरी एसेंशियल थिंग इन एवरी प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे कि हमको ये मालूम हो सकता है कि कोई भी टास्क कितनी देर में खत्म हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सिग्नलिंग के अंदर और प्रोसेसिंग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी काम है वो बाउंडेड टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपको बोला है कि भाई ये काम हो, तो ये आप सबसे पहले ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितने दिन में हो जाना चाहिए। अगर इसकी टाइम लिमिट नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी एक तरह से इंक्रीज होगी। तो आपने डीएसए में भी पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, और वी कैन से दैट सम प्रोग्राम और कोडिंग पार्ट। तो यहाँ पे कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट होगा और वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पिंस है, इनको हम डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन बोलते हैं। ये हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर 13 यानी 14 हम डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन को यूज कर सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि इनको यूज करते हुए कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया कि हम कोई सेंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो डिजिटल वे में लेके आ रहे हैं, या हम कोई आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि एलईडी जैसे आउटपुट डिवाइस होगी उसको इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और मैनी थिंग कैन बी पॉसिबल, डिस्प्ले डिवाइस को हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एनालॉग पिन है जो A0 से A5 तक है। और इनका जो फंक्शन है, कोई भी जो सेंसर या कोई भी इनपुट डिवाइस हमने इसके साथ कनेक्ट कर रखी है, जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको डेटा एक्सेस करना है। और क्योंकि जो सेंसर है वो सारे के सारे एनालॉग फॉर्म में वर्क करते हैं। एनालॉग फॉर्म का मतलब है कि जो भी डेटा लिया जाता है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक एनालॉग फॉर्म में। तो हम सभी सेंसर्स को इसके ऊपर या इसके साथ एसोसिएट करेंगे जब भी हमको कोई जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, मॉइस्चर सेंसर होगा, जो भी हम आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमिडिटी सेंसर को जो या सोइल सेंसर को या मॉइस्चर सेंसर को सोइल के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो हाउ वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोइल पार्ट, तो वो उसको हम इसके थ्रू कनेक्ट करके हम चेकआउट करेंगे। तो ये हमारे पास एनालॉग पिंस हैं। और उसके बाद ये पावर पिंस है जिसके थ्रू हम 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं या ग्राउंडिंग कर रहे हैं। और इनके थ्रू हम फिर जो भी एक्सटर्नल डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम पावर ऑन दे सकते हैं, या ब्रेडबोर्ड जो हाँ सर ये एनालॉग पिन जो है ये कितने बिट में डेटा रिप्रेजेंट करती है इसमें? ये बिट का नहीं है, तो कंटिन्यूअस है। एनालॉग की जब बात की जाती है तो इसका मतलब है कंटिन्यूअसली एक्सेस किया जा रहा है। सर ओके, लेकिन सर ये इसमें जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है कितने बिट का होता होगा? इसके अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो हम यूज कर रहे हैं,
देखिए ये टोटल तो हमारे पास 8 बिट का डेवलपमेंट बोर्ड है, जो इसके अंदर हम ATmega 328 यूज कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास एक कंट्रोलर है जो है ATmega 328, जो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, यानी कि 8 बिट डेटा को वो एक्सेस कर सकता है एक साथ में। हेलो। यस सर। 8 बिट डेटा का मतलब आप समझ रहे हैं, एक साथ 8 बिट डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उसके आउटपुट को शो कर सकता है किसी भी आउटपुट डिवाइसेस पे। लेकिन जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उनको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कितने बिट पे काम करते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, तो मैं आपको अच्छे से और बता सकता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर की और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो जो प्रोसेसर वो पैरेलल मोड पे वर्क करता है। पैरेलल मोड का मतलब एक साथ नंबर ऑफ बिट्स को वो एक्सेस कर सकता है या प्रोसेस करा सकता है, जबकि जितने भी इन पेरिफेरल डिवाइस है दे आर वर्किंग ऑन अ सीरियल मोड, वो बिट बाय बिट ही एक्सेस करेंगे। मैं सारे कीबोर्ड के सारे बटन्स को एक साथ दबा दूंगा तो ये जरूरी नहीं कि एक साथ वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ क्योंकि आपने एक साथ दबाया तो भी ऐसा नहीं है कि सारा डेटा एक साथ चला गया, पैरेलली चला गया, वहां पे वो 1 बाय 1 गया है, क्योंकि जो इनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो इनका काम करने का तरीका है, वो है सीरियल मोड पे। पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, और इस तरह से वो डेटा एक जगह कलेक्ट होगा और फिर एक साथ किसको पास किया जाएगा, प्रोसेसर को। तो जो प्रोसेसर है वो पैरेलल मोड पे वर्क करता है, और जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सीरियल मोड पे वर्क करते हैं। अब कैसे, अगर हमने अभी भी सीरियली प्रोसेसर को भेजा है तो उसका टाइम खराब कर रहे हैं हम, क्योंकि वो तो एक साथ बहुत सारे डेटा के ऊपर एक साथ काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम पोर्ट्स को यूज करते हैं, जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस है उनको यूज करते हैं, और उनका फंक्शन ही क्या होता है कि एक साथ डेटा लेना सीरियली किन से, इनपुट डिवाइस से, और फिर एक साथ उनको भेजना किसके पास, प्रोसेसर के पास। फिर प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर सारा डेटा एक साथ लेना, और फिर 1 बाय 1 किसको भेजना, आउटपुट डिवाइसेस का। तो आपने एक आईसी पढ़ी थी इंटरफेसिंग डिवाइस में 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जिसका नाम था 8251, ठीक है, यूसार्ट जिसको बोलते थे, यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। और उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक साथ डेटा लेता था और फिर प्रोसेस कराने के बाद प्रोसेस के लिए भेजता था माइक्रो प्रोसेसर के पास, माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता था, फिर वापस सारा एक साथ 8 बिट का डेटा कलेक्ट करता था, और 1 बाय 1 आउटपुट डिवाइसेस का। तो हम अगर ऐसे बोले कि कौन सी इनपुट डिवाइस कितने बिट ले रही है, तो ये ऐसा नहीं बोल सकता कि वो कितने बिट एक साथ ले सकते, वो तो 1 बाय 1 ले रही है, लेकिन कंटिन्यूअसली ले रही है। तो यहाँ जो सेंसर्स हैं उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो कि भाई डेटा जो है कितने टाइम में लेना है, ये एक अलग बात हो गई। अगर वो आपने बोल रखा है कि नहीं कंटिन्यू लेगी, तो वो कंटिन्यू डेटा फेच करता रहेगा सराउंडिंग से, क्योंकि सेंसर जो है वो डेटा ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको मिल रहा है, A0 A1 A2 जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है उसके हिसाब से मिल रहा है, और उसको पास ऑन किया जा रहा है। तो